to basic math for physics by DC यादव, फिफ्थ चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट वीडियो। इसमें अपन डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, इसका फिजिक्स में क्या यूजेज है, और अपन ये भी देखेंगे कि इसको पढ़ते और बनाते समय अभी तक जो हम लोगों ने 4 चैप्टर्स पढ़े, ज्योमेट्री एंड सॉलिड ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट, उसका इससे कैसे संबंध है, उसको जाने बगैर भी इसको अच्छे से आप नहीं समझ सकते। और ये बहुत ही गहराई से फिजिक्स को समझने के लिए ये इन्वॉल्व होता है, अप्लाई होता है। तो शुरू करते हैं कांस्टेंट। इसमें क्वांटिटीज होती है मैथमेटिक्स की। कांस्टेंट किसे कहेंगे? जैसे अपन नंबर्स लेते हैं 1 2 3, ये पाई हो गया, इस तरह की क्वांटिटीज को अपन कांस्टेंट क्वांटिटीज कहते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स फिजिक्स सब एक ही चीज़ है। एक्चुअल क्या है, बहुत पहले पुराने ज़माने में फिजिक्स जैसी कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं थी, ये मैथ के अंदर ही पढ़ा जाता था और आज भी मिक्सअप है। तो इसीलिए फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स का प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा जो है उसको पीएचडी कर लिया जाए मैथमेटिक्स में, लेकिन जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो भी कोचिंग की बुकलेट्स में केवल ऐसे लिख देते हैं और एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं, उसको समझाते नहीं है। और फिर डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो तो बिल्कुल ही नहीं बताते, उसके डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हुए हैं, जिससे घबराहट पड़ती है आपके अंदर। और वो बहुत टाइम नहीं लेगा, थोड़ा सा एफर्ट डालें तो आसानी से उस डेरिवेशन को समझ जाए, उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाए, तो फिजिक्स में अप्लाई करने में सहूलियत होगी। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, अगर कॉन्सेप्ट आता है तो उसे अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। और रट घोट के करने में दिमाग पर फिर वो बोझ तो बढ़ता ही है, मेमोरी ले जाता है दिमाग का, एक्स्ट्रा लोड बढ़ता है। ये हो गया कांस्टेंट। और वेरिएबल, वेरिएबल्स को अपन जैसे 6वीं 7वीं में भी, 9th को बेस मान के मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 6वीं 7वीं वाले भी किसी क्वांटिटी को x, y, z जो मान लेते थे, जो वैरी करती थी, उसे जो है हम वेरिएबल क्वांटिटी, ये इनकी वैल्यूज बदलती रहती है। अब देखते हैं, जैसे एरिया, ये आपका सर्किल, इस एग्जांपल में ही ले लेते हैं r²। इसमें देखो r वेरिएबल है, जैसे जैसे कोई रेडियस इसकी बदलते जाएंगे, सेंटर एक जगह है तो एरिया जो है बदलता जाएगा, रेडियस बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ेगा। और इसमें पाई जो है ये कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, और ये जो है r जो है वेरिएबल। अब थोड़ा थोड़ा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसमें ये जो है ये r पर डिपेंड करता है, मतलब ये को हम r का फंक्शन कह सकते हैं, यानी ये r पर डिपेंड करता है, जिस पर डिपेंड करता है उसी का फंक्शन इसको हम कहेंगे। कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, r बदलते जाएंगे, ये बदलता जाएगा, तो फंक्शन में यही होता है। फंक्शन का एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे, और उसको लिखते कैसे हैं, यहाँ एरिया ए से लिख दिया। फंक्शन जैसे कोई x का फंक्शन है तो उसको ऐसे लिखते हैं f(x) = जैसे मान लो x² + x है। अब इसमें f0 रखो, f0 रखे फंक्शन को, ऐसे यहाँ 0 आया तो इन सब x की जगह 0 आ जाएगा, तो 0 + 0, f0 पर 0 दे रहा है। f1 ये 1 रखें तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 = 2। f2 फंक्शन की वैल्यू बता रहा हूँ, = 2 का स्क्वायर + 2, दैट = 4 + 2 = 6। f2 पर इस फंक्शन की वैल्यू 2 है। और जनरली fx को अपन y एक्सिस पर ऐसे प्लॉट करते हैं, ये भी अभी क्लियर हो जाएगा। ये है x एक्सिस, ये ओरिजिन है, और ये y एक्सिस है, तो वहाँ हम जो है इसको ऐसे लिख देते हैं, y = x² + x। इसमें जैसे जैसे x की वैल्यू 0 1 2 पुट करते जाएंगे और y को यहाँ कैलकुलेट करते जाएंगे, और दोनों का कटान बिंदु ऐसे लेंगे, तो ये ऐसे करके ये एक ग्राफ बनेगा, कर्व बनेगा, कर्व जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट होंगे x और y, ऐसे करके। अब आगे समझते हैं। ये तो हो गया फंक्शन की कहानी कि फंक्शन है क्या चीज़। बुक को ही देख के पढ़ा रहा हूँ कि बुक में जो जो सीक्वेंस लिया है उसी तरह से मैं बताऊँ। कुछ एग्जाम्पल्स ऊपर नीचे मैं ले लूँगा, क्योंकि इसको रट के तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लिखा मैंने ही है। आप लोग इसको पढ़ के समझेंगे तो और जो है क्लैरिटी के साथ ही क्लियर होगा। अब एक लिमिट की बात आती है, लिमिट क्या होता है, इसको मिटा देता हूँ। अभी तक ये क्लियर हो गया, कांस्टेंट, वेरिएबल और फंक्शन इसे कहते हैं। कांस्टेंट, वेरिएबल और फंक्शन समझ में आ गया। लिमिट, लिमिट क्या है? देखो, जैसे दिया हो कहीं y एक फंक्शन है, उसकी वैल्यू है x² - 1/x - 1। अब इससे पूछा जाए कि y at a, या मान लो इसको fx लिखें, = fx है,
और यहाँ f1 निकालना है, यानी इस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1, तो क्या होगा ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपन 1 माइनस 1, देखो 0/0 हो जाएगा। 0/0 को अपन मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड क्वांटिटी कहते हैं, यानी इसको हम निर्धारित कर ही नहीं सकते कि 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। कोई मैथमेटिशियन आज तक इसको डिटरमाइन नहीं कर पाया है, तो इसको नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। फंक्शन यहाँ पर नॉट डिफाइंड है, यानी एक के अलावा कोई 1 के अलावा कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू देगा कुछ ना कुछ, लेकिन 1 पर क्या हो रहा है, 0/0 पकड़ ले रहा है, वो जो है नॉट डिफाइंड क्वांटिटी मिल जा रही है। इसको समझने के लिए जैसे किसी टोकरी में अपने पास 20 आम है, एक बार में 4 अपने को निकालना है। इसमें किताब में कुछ अलग लिया होगा 10-20, लेकिन अपने को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। तो एक बार में 4 निकालेंगे तो आप गिन के देखो, ये 20 में, इसके लिए क्या करते हैं 20 में 4 से डिवीजन देते हैं तो 5, यानी 5 बार 4 आम अपन निकाल सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं अपन 20/4 = 5, ये आ जाता है, ये डिफाइंड है। लेकिन अगर कहा जाए कि यहीं पर भाई मिटा दो इसको, इस टोकरी में जो आम है वो 0 है और एक बार में जो हमें निकालना है वो भी 0। अब कल्पना करो आम एक को है ये नहीं है और हम बार बार 0 आम निकालेंगे नहीं, हाथ अंदर ले जाएंगे बाहर ले आएंगे, तो कितनी बार कर सकते हैं, कुछ भी पता नहीं। डिफाइंड इसी को कहते हैं नॉट डिफाइंड। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा हो और ये जरूरी है, ये बायो वाले भी ऐसा ना सोचे कि इसको जाने बगैर हम जो है करेंगे वही है, फिर जो है फालतू का लोड बढ़ता है। इसको समझना जरूरी है, बहुत छोटी सी चीजें, मैथमेटिक्स की छोटी छोटी चीजें हैं। इसको समझने के बाद कैलकुलस समझ में आ जाएगा, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। और ये जो लिमिट का मामला है, ये डिफरेंशियल इंटीग्रल दोनों में अपने को आएगा। इससे जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम सुलझती है। तो अब यहाँ करेंगे क्या, यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिमिट की अपने को जरूरत पड़ती है। लिमिट क्या है कि उस लिमिट के लिए लिखेंगे ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 को हमें वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की, और x इस फंक्शन को ऐसे ही लिख देंगे x² - 1/x - 1। तब इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब एकदम 1 ना हो, 1 का तो 0/0 हो जाएगा, लेकिन 1 के बहुत करीब हो 0.999 ऐसा कुछ जो है, तब क्या आ रहा है। और धीरे धीरे 1 की तरफ बढ़ेंगे, जैसे मान लो 0.921 है, 0.925 ऐसा बढ़ रहा है धीरे धीरे, 0.985, 0.999, ये 4 पे देखो, यानी बढ़ता हुआ है, 1 की तरफ जा रहा है। 0.99 1 नहीं है, 1 नहीं है। उस केस में जो है इसकी वैल्यू अपने को मिल जाती है। जैसे 1.001 रखें, तब क्या होता है, देखो इसमें 1.001 रखें और इसका स्क्वायर निकालो, कैलकुलेटर से निकालना आप लोग, -1/1.001 - 1, तो ये देखोगे 2.1, यानी 2 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। अब इससे हमको क्या आभास होता है कि जैसे जैसे ये 1 की तरफ बढ़ रहा है, x किधर से कम से थोड़ा ज्यादा की तरफ, तो ये 2 की तरफ fx की वैल्यू बढ़ रही है, 2 को अप्रोच कर रही है, उसी को हम लिमिट कहते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² - 1/x - 1। इससे किया, और इसकी टेबल भी बना सकते हैं। टेबल ना बनाए तो एक और तरीका है, = अपन 2 लिखेंगे क्योंकि 2 के पास था, और इसको ये देखेंगे कि ये कैंसिल आउट हो सकता है क्या, वो भी एक तरीका है। तो इसमें करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 x - 1, फैक्टराइज कर देते हैं, x + 1/x - 1। तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा और = क्या आ जाएगा, x + 1। अब उस केस में हम x = 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ नॉट डिफाइंड टर्म नहीं आ रहा, सीधे सीधे 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ 0/0 जैसा कुछ नहीं आ रहा है। तो ये इस तरह से इजी करके इसको जैसे भी कैंसिल आउट करके डिवाइड करके जैसे आ रहा हो, इसको हम जो है एग्जैक्ट वैल्यू, इसकी जो वैल्यू जहाँ ये अप्रोच कर रहा है वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। इसी प्रोसेस को अपन लिमिट निकालना बोलते हैं। लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की x = 1 पर लिमिट 2 है, ये हो गया। अब जो है ये तो अपन सीख लिए। एक और लिमिट है, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट, sin x/x एट 0। उसको क्या करेंगे, लिमिट निकालिए, बोलता है फाइंड आउट। इसकी जरूरत पड़ती है कैलकुलस में बहुत ज्यादा, जब sin x वगैरह को डिफरेंशिएट करते हैं। sin x एंगल है रेडियन में,
अपॉन एक्स, तो ये क्या होगा, सॉरी 1 नहीं 0, एक्स जब 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ देखोगे अगर डायरेक्ट पुट करो तो साइन 0 को 0 होता है और एक्स तो 0 कर ही रहा है, नॉट डिफाइंड हो गया। अब क्या करें इसके लिए, इसके लिए अपन क्या करेंगे कि एक्स को सीधे 0 नहीं रखेंगे, इसको घटाते जाएंगे। जैसे एक टेबल बनाते हैं, किताब में भी दिया है, ये टेबल तो याद नहीं है मेरे को भी और कोई याद भी नहीं कर सकता, आप भी मत करिएगा कोशिश, कैलकुलेटर से जरूर कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिएगा, दूसरी वैल्यूज ले लीजिएगा। एग्जांपल तो यही रहेगा, यहाँ x है और ये साइन x बाई एक्स, इसको याद करना कोई बहादुरी नहीं, केवल समझना है और ये याद हो जाएगी। फिर ये वाली लिमिट याद रखना है, ये 1 आती है, 0/0 नहीं, ये लिमिट 1 आती है। कैसे आती है वो दिखा देता हूँ। 0.3 ले लो, एक वैल्यू है, दूसरा वैल्यू 0.1, तीसरा 0.05, कम होती जा रही, 0.02 और कम हो गया 0.01, यही तक रखते हैं 4 बार। देखो ये गिरती जा रही है और 0 की तरफ जा रहा है एक्स की वैल्यू, तो उस केस में 0/0 नहीं देगा ये, क्योंकि इस पर जो है 0 तो है नहीं, ये सारी चीजें इससे डिवाइड करेंगे और साइन भी इसकी कुछ वैल्यू देगा। तो ये क्या आ रहा है 0.9851, 0.9851 इस पर आ रहा है, दूसरे पर आ रहा है 0.9983, 0.9983, 0.9996, 0.9996 आ रहा है। अब आ रहा 0.999 3 बार और उसके बाद 4 बार आ रहा है 0.999 और जो आ रहा है 3। देखो ये बड़ा होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है और एक की तरफ जा रहा है। अब यहाँ लास्ट में जो है आ जा रहा है 0.9998, यानी 1 की तरफ। ये तो एक तरीका हो गया इसको निकालने का लिमिट, यानी जब एक्स ये जो एंगल है 0 की तरफ बढ़ रहा है, तब जो है साइन x बाई एक्स की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, बढ़ रही है। तो इसको लिख लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये 0/0 नहीं रहेगा, 1 की तरफ जा रहा है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू अपन निकाल रहे हैं उस केस में जब एकदम 0 ना हो, जहां नॉट डिफाइंड टर्म दे दे रहा है, उसकी जस्ट एकदम आस पास हो 0 के, तब जो है ये ऐसे करके निकालते हैं। अब मेरे को उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा इसको ज्योमेट्री से क्लियर करते हैं तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यही साइन x बाई एक्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में, और फिजिक्स में भयंकर अप्लाई होते हैं वो, उनका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ जो है रिवॉल्विंग लाइन को इस पर चला देते हैं, ये बना लिया, ये बना लिया। थोड़ा बड़ा ये दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया हूँ, लेकिन इसको मानिएगा बहुत छोटा, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है तो बहुत छोटा होना चाहिए। ये y, ये x, ये t पोजीशन में है और x एंगल बना रही है इनिशियल पोजीशन ऑफ लाइन से। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया हूँ, इसीलिए इसको समझना अब आसान हो रहा है आप लोगों के लिए। ये देखिए इसका रेडियस आ रहा है, रिवॉल्विंग लाइन की लेंथ जो है वही रेडियस बनेगी इस सर्किल की, इसी पर घूमती है। अब देखिए अगर x बहुत छोटा होगा तो क्या घटना होगी, साइन 0 cos 0 वगैरह में पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में, वीडियोज देखिए उसकी, ट्रिग्नोमेट्री की 3 वीडियो है, एकदम क्लियर किया है मैंने उसको, बेसिक कंसेप्ट। जब छोटा होगा तो ये PM जो है परपेंडिकुलर, ये वाला आर्क लेंथ जो है ना, इसको थोड़ा गाढ़ा कर देता हूँ, ये इसके बराबर हो जाएगा। वैसे जब ये एंगल बड़ा रहेगा तब ये आर्क लेंथ ज्यादा होगी इस परपेंडिकुलर से, लेकिन जब बहुत छोटा होता जाएगा एंगल इसके पास आता जाएगा, तो अब आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कौन सी आर्क लेंथ है और कौन सा परपेंडिकुलर है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, PM इज इक्वल टू PX, आर्क को ऐसे लिखते हैं, ऊपर ऐसे सिंबल गोलाई जैसा बना देते हैं, मतलब ये आर्क लेंथ है यहां से। When x is small, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि 0 की तरफ जा रहा है तो छोटा लेना ही पड़ेगा। तो अब लिखो यहाँ साइन x, ये लिमिट लगा लेते हैं, x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x की जगह क्या लिखेंगे, साइन x होगा PM अपॉन r, ये रेडियस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और x इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, हिंदी में चाप बटा त्रिज्या को कोण कहते हैं, इंग्लिश में एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। किसी भी सर्किल का कोई आर्क लेंथ हो तो उसमें रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो कितना रेडियन का एंगल बना है वो हो जाएगा डिसाइड। तो PX लिख देता हूँ इसको और आर्क लेंथ को सिंबल बना देता हूँ अपॉन r, दैट इज इक्वल टू क्या होगा भाई, PM अपॉन अल्टीपल्टी करके जो अलजेब्रा में पढ़ा था पलट जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा PX, ये ऐसे।
अब ये कॉन्सेप्ट एक कह ही रहा है कि जब x छोटा होगा तो pm और px दोनों बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो वहां रखो, ये दोनों बराबर है छोटे x के छोटी वैल्यूज के लिए। एक और चीज आती है थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये बहुत यूज होता है फिजिक्स में, इज इक्वल टू tan थीटा। ये कैसे? जब ये थीटा, यहाँ x नहीं अब थीटा रख लो इसको समझने के लिए, बहुत छोटा हो, रेडियन में नापा गया हो, डिग्री में देखें तो अप टू 5 डिग्री, 5 डिग्री को रेडियन में बदलोगे बहुत छोटा आएगा। तो 5 डिग्री तक थीटा, साइन थीटा और tan थीटा तीनों की वैल्यू सेम होती है, जो एंगल रखो या उसका साइन ले लो। ऐसा इसलिए होता है कि थीटा इज इक्वल टू यही होगा आर्क अपॉन रेडियस, और साइन थीटा इज इक्वल टू pm अपॉन रेडियस। अब देखो दोनों केस में जब ये थीटा छोटा होगा, x को हटा दिया है, मैं अब ये बता रहा हूँ, इसको तो मिटा देता हूँ ऊपर वाला, लिमिट का काम खत्म हो गया इसमें। अब केवल ये बता रहा हूँ, x की जगह थीटा ले लिया हमने, तो साइन थीटा यही होगा, ये और ये px दोनों बराबर हो जाएंगे, एंगल में px लिया हुआ था। tan थीटा इज इक्वल टू ये और अपॉन OM, तो OM भी जब बहुत छोटा होगा यहाँ आके सटेगा ऐसे, तो देखो ये R है, तो R और OX ये हो जाएगा बहुत छोटा, तो ROX रेडियस और इसका ये बेस दोनों बराबर हो जाएगा, तो रेडियस और बेस बराबर हो गया, तो ये भी जो है थीटा के बराबर हो जाएगा। भाई यहाँ परपेंडिकुलर लो या ये ले लो, ये ले लो, तो थीटा में बदल गया, और ये बेस होता है तो बेस भी रेडियस के बराबर ही हो जाएगा छोटे एंगल के लिए। ये थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डाल के और अच्छे से आप लोगों को समझना है, इसको ऐसे ओमिट करके मत चलिएगा, ओमिट नहीं करना है, इसको बराबर दिमाग में लेना है, 2-4 बार डिराइव करिए, सीखिए। अब क्या देखें, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल एक ऐसी चीज है, किसी भी कोचिंग की बुकलेट में हमने फिजिक्स वाली में, जिसमें बेसिक मैथ और फिजिक्स दिया है, ये नहीं देखा कि वो लोग बताए हैं ढंग से, जबकि कुछ नहीं है। अलजेब्रा में मैंने बायनॉमियल बताया, बायनॉमियल के पहले पास्कल साहब ने NCR NPR का कॉन्सेप्ट यूज करके एक्सपांशन उन्होंने इसको प्रूव किया था, x + y टू द पावर n इज इक्वल टू nc0, पहले वाले का पावर n और दूसरे वाले का 0, प्लस nc1, पहले वाले के पावर में से एक घट जाएगा n में से और दूसरे में 1 जुड़ जाएगा। ऐसे ऐसे करते हुए nc2 x टू द पावर n-2 y² एंड सो ऑन, ऐसे करके जो एक्सपैंड किया था वही कंसेप्ट यूज करके अपन एक्सपोनेंशियल एक ऐसी सीरीज है, बहुत ही बेहतरीन है, और फिजिक्स से लेकर मैथ में लाखों बार यूज होती है, जगह जगह ये आएगी। तो इसको समझ लेते हैं, ये आई कहाँ से, लिमिट के कंसेप्ट से आएगी। एक्सपोनेंशियल E इज इक्वल टू होता है, एक सीरीज होती है जो इनफाइनाइट तक एक्सपैंड होती है, टर्मिनेटिंग नहीं है, इनफाइनाइट तक के जाती है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिमिट n कोई पावर है इसका, टेंड्स टू इंफिनिटी, 0 नहीं है, इंफिनिटी तक जाएगा। कब? जब 1 + 1/n की पावर n। देखो E की वैल्यू ऐसे होती है, न्यूमेरिकली इसको निकालते हैं तो लगभग एग्जैक्ट वैल्यू तो आज तक नहीं निकल पाई, 2.71 से काम चल जाता है। वही पाई वाला केस है, जैसे पाई में अपन अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, 2-3 टर्म तक जाके निकालेंगे। देखते हैं इसको फैला के होता क्या है। लो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इसको एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, nc0 लिख ही देता हूँ, पहले की पावर 1 की पावर n, दूसरा 1/n की पावर 0, साफ साफ लिखता हूँ, प्लस ऐसे ही करिएगा, आपको किताब में थोड़ा शॉर्ट कर दिया हूँ, nc1 1 की पावर n-1 और 1/n की पावर 1, प्लस 2-3 टर्म तक लिखूंगा, उसके बाद एक पैटर्न फॉलो कर लेगा, वो बताऊंगा। nc2 1 की पावर n-1 और 1 की अपन n की पावर 2, जो यहाँ होता है यहाँ लग जाता है दूसरे वाले में। अब देखो प्लस इनफाइनाइट तक, ये n कितना, n चूंकि इनफाइनाइट है तो सीरीज भी इनफाइनाइट तक जाएगी। अब ये ले लो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ देखो nc0 1 होता है, 1 की पावर 1, ये सारे 1 है, ये भी 1, ये भी 1, तो ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस। अब ये क्या होगा, ये n होगा, n फैक्टोरियल इसे लिख देते हैं, n-1 अपन नीचे होता ही है फैक्टोरियल n-1, और एक फैक्टोरियल 1 में रहेगा जिसका कोई मतलब नहीं है, इनटू 1/n। अब ये कैंसिल हो गया, तो ये n कट के ये भी 1 हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला देखते हैं, n-1 और फैक्टोरियल क्या होगा, n-2। अब यहाँ क्या होगा, ये फैक्टोरियल 2 तो रहेगा ही,
जो बाइनोमियल के एक्सपांशन में मैंने पढ़ाया उसको एक दो बार और डिराइव करिए। डिराइव करके जैसे जैसे मजबूती पकड़ोगे फिर आगे याद नहीं रखना पड़ेगा, और रट के चले तो बाबू बहुत बड़ा खतरा होगा। और ये दूसरा क्या है, इंटू 1/n की पावर 2, तो यहाँ n स्क्वायर लिख देता हूँ, ये कैंसिल हो गया। अब इसको सॉर्ट आउट करो तो देखो क्या होगा, 1 + 1, ये कट कुटा के ये 1 कट जाएगा। अब यहाँ देखो ये n स्क्वायर इसको खत्म करेगा और इसको खत्म करेगा, और 1/n यहाँ बचेगा, और ये तो कट ही गया। तो 1/n जब n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो 1/n 0 हो जाएगा, खत्म। तो ये 1 ये 0 हो जाएगा, ये 1 और 1 - 0, तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या होगा, फैक्टोरियल 2। इसी तरह अगले में देखोगे तो 1/3 + 1/4, ये अप टू इंफिनिटी जाएगी, खत्म हो गया, लिमिट इसकी मिल गई। यही एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है। इधर लिख देता हूँ E = इसको साफ साफ लिखें तो अगर सरल भाषा में लिखना हो तो 1 1 तो सब जगह रखो, पहले 0 से चालू करोगे एकदम ऐसे आएगी, फैक्टोरियल 0 1 ही होता है। यहाँ फैक्टोरियल 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो देखो 1 1, ये तो 2 तो मिल ही गया, और इन सबको 0.71 ऐसे जो है थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये तो रखना पड़ेगा 2.71। लेकिन कहाँ से आ रहा हूँ मैं दिखा रहा हूँ। एक तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल अपने को मिल गई, और एक बार मैंने बता दिया और आपको अच्छा लगा तो ऐसा नहीं, इसको मान मत लीजिएगा कि आपको आ गया, जब तक खुद से डिराइव ना कर ले, वीडियो बंद करके, किताब भी बंद करके। टेलीग्राम चैनल में इसका लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन से देख लेंगे, तो करिए 2-3 बार देख के, वीडियो भी देखिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब तक ये बंद करके आप खुद से ना कर सके तब तक ये मत मानिए कि आपको ये आ गया। खुद से करना जरूरी है, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होगा और आप कॉन्फिडेंट होंगे फिजिक्स वगैरह को पढ़ने के लिए। नहीं तो वही रट के तो आज तक दुनिया पढ़ी रही है। नंबर देखो तो 90% बच्चों के 40 आ रहे हैं नीट जैसे एग्जाम में, और पूरी पढ़ाई चल रही है, हर शहरों में कोचिंग चल रही है, कोई फायदा नहीं। e⁻x पावर और इंडिसेज भी पढ़ाए थे अलजेब्रा में, तो ये क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहाँ ले लो 1 + 1/n होल की पावर n। यही तो एक्सपोनेंशियल का पहले ई कोई चीज है, पहले उसे देखें, फिर उसके ऊपर अपन पावर रेज करेंगे। x ई पर पावर x है तो यहाँ x करो। अपन पढ़े हैं प्रॉपर्टी से पावर और इंडिसेज के, ये a जो पावर है इस पावर में आकर मल्टीप्लाई पढ़े हैं, अलजेब्रा में देख लो, 1-2 बार उसे और कर लो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दबाजी में इसको सीखने से 20 दिन इसको सीख लो। जो भी मैथमेटिक्स बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स है 250 पेज में 20 बार सीख लो, और इसमें भी ढेर सारे तो फिजिक्स का हमने एग्जाम्पल डाला है, उसमें फिजिक्स भी सिखाई है। 250 पेज में केवल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया, आपको इस फॉर्म में क्यों दिया गया, जो बुकलेट्स हैं या एनसीईआरटी की किताब है उसमें भी ढंग से क्लियर नहीं किया फिजिक्स वाले में। मेरे हिसाब से ये सारी चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ 250 पेज का क्वेश्चन तो नहीं, कम से कम 50-60 पेज में बने गए एनसीईआरटी की फिजिक्स वाली बुक में जोड़ देना चाहिए, कि इसको समझने के बाद ही अगर बच्चा फिजिक्स पढ़े तो उसे अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन वहां भी क्या सिंबॉलिक दे दिया है, और उम्मीद किया है कि कोई बताएगा, बताए कौन, कहीं भी तो नहीं बता रहे हैं, ना गांव में बता रहे हैं ना शहर में बता रहे हैं। शहर में बोल रहा है रट लो, गांव में बोल रहे हैं छोड़ दो, दोनों तरफ से गए अपन। तो ये ले लो, NX तो मैं करूंगा, = लिमिट n टेंडिंग टू 0 1 + 1/n होल की पावर nx। अब ये ले लो बाइनोमियल एक्सपांशन आ गया। अलजेब्रा की बिना काम ही नहीं चल रहा, अब इसको ये करते हैं यहाँ से पीछे से, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, गलती से 0 लिखा गया, इंफिनिटी। अब इसको करो, क्या करें अपन, पहले वाले को या तक क्या है 1 इस तरह के एक्सपांशन में प्लस nx इंटू 1/n, डायरेक्ट एक्सपांड करके लिख रहा हूं, प्लस nx, और ये nx - 1 फैक्टोरियल, और ये अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1/n स्क्वायर। मैं एक्सपांशन डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग चाहे तो NC0 NC1 से कर लीजिएगा। यहाँ n की जगह nx है ऊपर वाले में, और ये वाला n अलग है 1/n, ये तो होता जाएगा, प्लस nx - 1 और nx - 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 यहाँ आएगा जब उसको एक्सपेंड करोगे तो 3 और इंटू 1/n3। अब आगे नहीं लिखूंगा, कोई फायदा है नहीं, इसी को काट को ना लेते हैं, ये काटो, यहाँ x बचा, आया क्या 1 +
x अपॉन फैक्टोरियल 1 यहाँ रहेगा, प्लस ये n स्क्वायर से देखो एक ये n उड़ेगा और एक ये n, और यहाँ पर ये तो डिवीजन तो आना ही चाहिए। n स्क्वायर में से 2n निकालो, एक n से इसको उड़ा दो और एक 1 अपॉन n बचा तो यहाँ जाएगा, इसको उड़ाएगा और यहाँ जाके 1/n रह जाएगा, और n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/n हमेशा 0 होगा। अब ये देखो x इंटू एक्स बचा x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, प्लस इसी तरह यहाँ x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और अप टू इंफिनिटी ये भी जाएगी, यानी e टू द पावर x अब आपको मिल गया इज इक्वल टू 1 ठीक से लिखो 0, 1 फैक्टोरियल 0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, जितनी पावर है यहाँ भी x की पावर 0 है देख लो, तो यहाँ 0 आया, x की पावर 1 तो 1, एकदम में सीरीज बन गई, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस प्लस 1। ये मैं बता रहा हूँ जल्दी, मैं कई बार पढ़ा हूँ, इंजीनियरिंग किया है 93 में, तो मेरे लिए थोड़ा आसान है, लेकिन जो नए बच्चे सीख रहे हैं वो इतना तेजी से नहीं करेगा। हाँ, अगर आप सीखा होगा कम माना जाएगा, जब मैं ऐसे कर रहा हूँ आप इसी रफ्तार से अगर इसको डिराइव कर लेते हो तो सीखा हुआ माना जाएगा। बाकी इसको रट के मत करिए कि जो मैं ये ट्रिक बता दिया इस ट्रिक को कभी मत फॉलो करिए, हमेशा इस रास्ते आइए। 2-3 बार आप आओगे तो ये चीज आपकी अपनी हो जाएगी। आधी रात को सो रहे हो उठे तब भी पूछा जाए तो आप जो इस तरह से डिराइव कर दो, बेसिक फंडामेंटल से। बाइनोमियल लगाया है मैंने इसमें एक्सपांशन के लिए, और सीरीज इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। ये की कल्पना किए थे मैथमेटिशियन, इससे क्या है रेडियो एक्टिविटी, एलसीआर सर्किट, रेडियो एक्टिविटी जैसे पढ़ोगे ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ये सीधे अप्लाई होती है। ये है इंटीग्रल है, लॉगरिथम है, तीनों सब कॉम्प्लिकेट रूप से जब वो अप्लाई होता है तब रेडियो एक्टिविटी से आपको मालूम है परमाणु बम जैसी चीजें बनती हैं। तो साइंस की लिमिट्स में तो ये मतलब उसकी क्षमताओं में ये शामिल है। इस तरह की चीजें न खोजी गई होती तो ये सारी चीजें, ऊर्जा जो मिलती है परमाणु ऊर्जा वगैरह, अपने लिए संभव नहीं था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बाबू इसको बार बार जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से एकदम स्टेप वाइज करके करिए, और 2-3 बार करोगे तो फिर आंख बंद करके कर लीजिए। आंख बंद करके वही होता है कि वीडियो नहीं है आपके सामने, ये किताब भी नहीं है बेसिक मैथ का फिजिक्स, और तब भी आप कर लो तब ये माना जाएगा। देखो e टू द पावर x इक्वल टू ऐसे आ गया 1 फैक्टोरियल 0, इसको 1 ही रख दो, हटा दो इसको, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल, इसको भी हटा दो 1 को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये हो गया e टू द पावर x का एक्सप्लेनेशन। अब अपन सीखेंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस अपन पढ़ते, इतनी सारी चीजें बताना जरूरी था क्योंकि ये लिमिट वगैरह के बिना अपन डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाए। न्यूटन साहब इसके जनक माने जाते हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रल के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। खोज तो उनकी सब साइंस में हुई है, जो इंजीनियरिंग में और साइंस में काफ़ी यूज होती है, लेकिन उनको जो है मैथमेटिशियन ही कहा जाता है। वो जो किताब लिखे उसको ग्रेट फिजिसिस्ट नहीं लिखा उसमें उन्होंने, उनको लिखा गया ग्रेट मैथमेटिका रिटन बाय न्यूटन। तो देखो अब कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे प्लॉट करोगे, इसको f(x) इक्वल टू y मान लो, तो ये ऐसे जाएगा पैराबोलिक जैसे, पैराबोला के इक्वेशन में आ रहा है था, ये सीधा नहीं जाएगा। अगर x होता तो ऐसे सीधा चला जाता 45 डिग्री पर। देखो ये ध्यान देना, x स्क्वायर है मतलब x में थोड़ा सा भी चेंज कर रहे हैं तो f(x) में पहुंच जाते हैं, उसके स्क्वायर में जो है बदल जा रहा है। तो ऐसे करके ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर इसकी जगह अपन क्या करें, ठीक है देख लेते हैं। अब कहता है कि a कोई वैल्यू है x की, यहाँ a, तो a पर f(a) क्या होगा देख लो, a स्क्वायर हो जाएगा। x की जगह ये रखेंगे, x की जगह a रखेंगे, लेकिन अगर जनरल कोई x हो, अगर इसको ऐसे करें f(a) प्लस h रखें, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए यहाँ, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ले लो। तो ये कितना हुआ, ये h की बढ़ोतरी हुई, माइनस f(a) कर दें, उसी फंक्शन को a वाली वैल्यू को घटा दें और h से डिवाइड कर दें, जितना अपन ने इसके वेरिएबल में बढ़ोतरी की थी, और उसको उसकी लिमिट ले लें। लिमिट क्या, जब टेंडिंग टू 0, अगर डायरेक्ट 0 रख देंगे तो ये fa हो जाएगा, fa माइनस fa 0, और ये भी 0, 0/0 देखो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए लिमिट समझाया। तो लिमिट लेके इसकी वैल्यू को निकालें, यानी ये वेरिएबल में बहुत थोड़ा सा चेंज जब हो तो फंक्शन में जो टोटल चेंज हुआ अपन चेंज इन वेरिएबल, चेंज इन फंक्शन अपॉन चेंज इन वेरिएबल व्हेन चेंज इन वेरिएबल इज वेरी स्मॉल, जब वेरिएबल में बहुत ही छोटा चेंज हो यानी जस्ट अप्रोचिंग टू 0,
तो उस वैल्यू को अपन एफ डैश ए, फंक्शन की एफ डैश ए डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट एक्स इज इक्वल टू ए कहते हैं। इसको और एक तरीके से समझ लेते हैं, मिटा देता हूं इसको, थोड़ा और इसको समझना जरूरी है क्योंकि ऐसे डायरेक्ट बोलूंगा तो फिर तो वही हो जाएगा। एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कोचिंग की बुकलेट में भी लिखे हैं और बता भी देते हैं खटाट से, और इसको डी बाई डी एक्स लिखते हैं। एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स का फंक्शन कर दो, एन को बाहर ले लेते हैं और यहाँ एक्स टू द पावर एन माइनस वन कर देते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। अपन देखते हैं कि होता क्या है इसमें, ये क्यों करते हैं अपन। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, उसकी कवर डिस्टेंस अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो 10/2 हाफ ए, अगर एक्सेलरेशन 10 था तो टी टाइम बाद उसका इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर इसको वाई पर हम दिखा रहे हैं तो मान लो इसको हम वाई पर दिखा रहे हैं और ये टाइम टी को एक्स पर दिखा रहे हैं, तो ये 5 हो जाएगा, 5t² दैट इज इक्वल टू 5t²। तो ये भी एक पैराबोला बन जाएगा, ऐसे देख लो। इसमें देखो s 0 पे, इसको अगर मिटा दूं मैं तो साफ साफ ये दिखेगा 5t²। s इज इक्वल टू यहाँ लिख देता हूँ 5t²। ऐसा कोई फंक्शन है, यानी ये बता रहा है ओरिजिन से इसकी पोजीशन। तो 0 पर क्या होगी, टाइम t इज इक्वल टू 0 है, s भी 0 होगा। 1 पर क्या होगी 5, तो ये t इज इक्वल टू 1 और यहाँ कर लेते हैं 5, ये कोऑर्डिनेट 5, ये क्या होगा 1 और 5 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और 5। अगर 2 ले ले तो थोड़ा आगे बढ़ा के दिखाएंगे, ये 2 है तो 2 पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 20। 3 पर क्या हो जाएगा, इसकी पोजीशन कितनी बढ़ जाएगी 9 5 45 9 45। अब देखो यहाँ एक चीज दिखेगी, ये जो शुरू का 0 से 1 सेकंड था वहां ये डिस्प्लेसमेंट 5 था, तो 5 बाई टाइम 1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड इस सेगमेंट में आई। अब इसी 1 सेकंड में इतना ही बढ़ना चाहिए अगर यूनिफॉर्म होती थी, यूनिफॉर्म नहीं है इसकी वेलोसिटी, बड़ी अजीब है। तो यहाँ से यहाँ 5 से 20 पहुंचने में भी 1 सेकंड ही लगा, 1 से 2 सेकंड। तो इसमें क्या आ रही है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं सॉरी 15 मीटर पर सेकंड 15 मीटर। यहाँ क्या मिल रही है 25 मिल रही है, 25 मीटर पर सेकंड। देख रहे हो अलग अलग इसकी वेलोसिटी आ रही है। ऐसा इसलिए आ रही है कि पोजीशन टाइम टी पर लीनियर डिपेंडेंट नहीं है, स्क्वायर में है और पैराबोलिक मोशन हो रहा है। अब ऐसे केस में हमें परेशानी ये आती है कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर अगर इसकी वेलोसिटी या स्पीड पूछे तो हम करेंगे क्या, यहाँ से 1 सेकंड तक जाएंगे तो अलग जो है वो मिलेगा, और आधा सेकंड अगर जाए तो अलग वेलोसिटी आ जाएगी। मतलब हर क्षण ये वेलोसिटी इसकी बदल रही है, हर क्षण बदल रही है, कहीं नहीं सकते कि कहाँ जो है इसको मेजर करें। तो इसको सुलझाने के लिए यही कैलकुलस आया। कैलकुलस ने क्या किया कि किसी भी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी को निकाला है। st इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपने को 5t², ये पोजीशन, और st प्लस h थोड़ा सा टाइम को बढ़ा दिया, तब क्या हुआ 5t प्लस h का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 बार रखो, और ये t² प्लस 2th प्लस h²। लो अंदर जाने दो, 5t² प्लस 10th प्लस 5h²। ठीक, अब इस डिस्प्लेसमेंट को हम देखते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि टाइम में बहुत कम चेंज किया गया है। वही दिखाऊंगा लिमिट से कि टाइम चेंज इन टाइम h टेंडिंग टू 0 कराएंगे तभी ये जो है t पर निकलेगा। तो इसको करेंगे क्या, ht प्लस h माइनस ht पर जो उसकी पोजीशन थी अपॉन h, और लिमिट लगाएंगे h टेंडिंग टू 0। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हमारा पर्पस कैसे सॉल्व हो रहा है। इससे कॉम्प्लिकेट अगर मोशन होगा तो उसमें हमको पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे। देखो इसको घटा के देखो, इसमें से इसको घटा दो यार, फिर आ जाएगा 10th प्लस 5h² अपॉन h तो रहेगा, ये h है, ht प्लस h माइनस ht अपॉन h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऐसे ही रहेगा। इसको ब्रैकेट में ले लो,
एच टेंडिंग टू 0। अब इससे पहले डिवाइड कर दो, नॉट डिफाइंड तो अभी हो नहीं रहा है, इससे यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब देखो ये 10t आ गया और प्लस 5h। देखो बाबू, अब यहाँ h इक्वल टू 0 हम यहाँ पुट कर सकते हैं क्योंकि नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है ऐसे में, तो ऐसे में पुट करेंगे और 10t साफ बच गया, दैट इज इक्वल टू 10t। अब 10t क्या बता रहा है? इस बहुत छोटे समय टाइम t, जैसे कोई यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम होगा, ये t ऐसे ले लिया जनरल टाइम, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को बता रहा है क्योंकि हमने बहुत ही छोटे टाइम से इसके डिस्प्लेसमेंट को, आगे वाले डिस्प्लेसमेंट को देखा, परखा st+h, और उसमें से st वाला घटाया, यहाँ होगा जैसे, और इसको घटाया st+h माइनस st और अपान के h, तब ये यहाँ पर वेलोसिटी निकली। जब ये छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, आगे आपको और बताऊंगा तो ये लगेगा इस कर्व की जो है टेंजेंट की ग्रेडियंट ही होगी वो वेलोसिटी, जो अपन ने कोऑर्डिनेट में समझाया था थोड़ा सा। लेकिन देखो ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन में अप्लाई हो रहा है। अब टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पर अगर वेलोसिटी चाहिए तो देखो 10 × 2 कर देंगे, 20 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं कुछ छुटा तो नहीं। 2 पर 20, 3 पर 30, हाँ ठीक है, इसमें से भी। अब अपन डिफरेंशिएशन को जनरल सीख लेते हैं, x टू द पावर n, जो कोचिंग में डायरेक्ट बताते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कुछ आ गया समझ में। अब इसको करते हैं। कोई फंक्शन है, जनरल फंक्शन करिए, fx इज इक्वल टू x टू द पावर n है, तो इसे कैसे करेंगे? वही कंसेप्ट लगेगा। डिफरेंशिएशन की पहली डिफिनेशन में ही वो है कि f x प्लस h माइनस fx, वही पुराना वाला, थोड़ा सा बढ़ा दिया h से उस वेरिएबल को, और जिससे बढ़ाया वही नीचे डिवाइड में रखेंगे और यहाँ लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। उस केस में ये क्या होगा, फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकलेगा और उसे ऐसे लिखते हैं f डैश x। इसे डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन भी बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ fx या डेरिवेटिव ऑफ fx कहते हैं। तो अब यहाँ देखो बाबू क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये ले लो, x प्लस h रहेगा, ये वाली वैल्यू fx इज इक्वल टू x टू द पावर n है, तो fx प्लस h इज इक्वल टू x प्लस h की पावर n होगा, ये n हो गया, माइनस x टू द पावर n अपॉन h, ऐसा। अब इसको फिर बाइनोमियल से अपने को एक्सपेंड करना पड़ेगा, कर लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये देखो x टू द पावर n, डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग nc0 nc1 से करिएगा, और h की पावर 0 रहेगी, उसे भी हटा देता हूं, प्लस n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू h प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये x टू द पावर n माइनस 2 और h स्क्वायर, ऐसे करके ये लंबा जाएगा। n कितनी है अपने को पता नहीं, और माइनस ये आएगा, ये ऐसे ऐसे करके, और माइनस x टू द पावर n ये रहेगा, और अपॉन टोटल पर h, ये देखिएगा यहाँ से ये उड़ जाएगा, खत्म, ये रहेगा। अब ये बचा, तो इसे भी खत्म करते हैं, h को खत्म करो, यहाँ से h गायब हो गया, और यहाँ h की पावर 2 थी तो 1 बची। अब यही विचार करके देख लेते हैं, ये टर्म तो सेफ बच गया, यहाँ h है नहीं, h इक्वल टू 0 करेंगे, इसके आगे वाले सभी टर्म में h है या h स्क्वायर है या h2 है, तो वहां 0 रखेंगे तो ये सारे खत्म हो जाएंगे, केवल यही बचा, यही रिजल्ट आता है n x टू द पावर n माइनस 1। इसको डिफरेंशिएट करने पर यही आता है, जैसे दिया हो x टू द पावर 7, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसको ऐसे लिखते हैं d/dx, तो ये 7 बाहर आ जाएगा और x की पावर 7 में से 1 कम हो जाएगी 6, ये ऐसे आता है। यानी इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन अपॉन चेंज इन वेरिएबल व्हेन चेंज इन वेरिएबल इज टेंडिंग टू 0, ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन। एक और चीज देख लेते हैं,
कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कोई फंक्शन ऐसा है जो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देता है, ऐसे भी फंक्शन होते हैं और उसको सी से लिख देते हैं। मान लो f(x) है, इसीलिए 1 2 3 4 ऐसे कोई नंबर या पाई का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 आता है, वो बता देता हूँ। f(x) = c where c इज ए कांस्टेंट। अब इसमें x है ही नहीं है तो ये घटेगा बढ़ेगा नहीं, कुछ भी रखो x की वैल्यू। तो यहाँ देखो बाबू f(x + h) रखूं तो चूंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये तो c ही रहेगा। अब ऐसा करूं f(x + h) - f(x) अपॉन h और लिमिट लगाऊं h टेंडिंग टू 0, तो ये क्या आएगा, लिमिट ऐसे ही रहेगी h टेंडिंग टू 0, h है ये n नहीं। और यहाँ क्या होगा c - c अपॉन h। अब टेंडिंग टू 0 है, 0 तो है नहीं अभी, तो ऊपर 0 रख के नीचे h रख लेंगे। और टेंडिंग टू 0, 0 नहीं करेंगे भाई, 0.00001 रखें इसको, तब भी जो है डिवाइड हो जाएगा। ऐसे डिवीजन में क्या कहता है, अगर न्यूमरेटर जो है 0 है और नीचे कोई भी क्वांटिटी है, 0 नहीं है, ये 0 तो हो ही नहीं रहा, टेंडिंग टू 0 है, तो ये 0 आ जाता है। 0 में किसी भी चीज से डिवाइड करो, 1 2 3 या 0.001 या 0.001,000 कुछ भी करो तो वो 0 आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अगर दिया हो कहीं, अपने को फिजिक्स में बहुत जगह आ जाता है d/dx 6 दिया इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, वेरिएस इसमें है ही नहीं फंक्शन x की कुछ भी जो है निशानी, कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा। दूसरा क्या करते हैं कि अगर किसी कांस्टेंट से किसी फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन हो तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कांस्टेंट को बाहर निकाल के और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सिंपली उसका निकाल के, जैसे मान लो f(x) = ये x²। अब इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे तो क्या होगा, f(x) इसको ले लो, a x + h का स्क्वायर करो माइनस a x² अपॉन h, और यहाँ लिमिट लगा दो भाई, h टेंडिंग टू 0। देखो ये बाहर आ जा रहा है और आराम से ये बाहर हो जाएगा और लिमिट इसमें लगेगी h टेंडिंग टू 0 x + h का स्क्वायर माइनस x² अपॉन h। ये इसी फंक्शन का तो है, ये हटा दो इसको, तो x² का तो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये हो गया। ये अगर a रहेगा तो इज इक्वल टू यहाँ a और f(x) कैसे, यहाँ जैसे दे πx², पाई एक कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसी कंसेप्ट से आएगा। पाई को बाहर निकालो चुपचाप और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखो 2 × x⁻² -1 इज इक्वल टू क्या होगा 2πx। x² डिफरेंशिएट हो गया और पाई जो वैसे ही मल्टीप्लाई हो गया, ये 2x² के डिफरेंशिएशन से आया, पाई में कुछ नहीं हुआ, ये देख लें, ये हो गया। तीसरा एक कंसेप्ट होता है कि कई फंक्शन हैं उनको प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखा हुआ। एक ऐसा फंक्शन है जो 2 4 मतलब ढेर सारे फंक्शन के प्लस माइनस है, जैसे कोई बड़ा फंक्शन है f(x) = f(1x) ± f(2x)। अभी 2 बता देता हूं। तो इसका भी अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना हो f(x), तो ये अलग अलग डिफरेंशिएट होकर जुड़ना हो या घटना हो, जो यहाँ निशान होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग सुटेबल एग्जांपल लेके अपनी मन चर्चा के लिए थोड़ा कर भी लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे x³ हो प्लस x² हो और इसको d/dx निकालना हो तो क्या करेंगे 3x² + 2x, ऐसे होगा, प्लस माइनस से जुड़ा है। तो ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक सवाल लेते हैं, बढ़िया है, नीट का 2016 में पूछा है। टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर स्टार्ट करती है। ये क्वेश्चन नंबर है 1 डिफरेंशियल वाले चैप्टर का, डिफरेंशियल कैलकुलस के चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है कि इनकी पोजीशन जो है xp, पहली कार है, मैं सीधे बता देता हूँ, xp ऐसे डिपेंड करती है at + bt², टाइम पर डिपेंड करती है at + bt²। इसको कैसे देखेंगे, पोजीशन को ले जाओ इस वाले को y एक्सिस पर और टाइम को इस पर रखो। x ऐसे दिखा हुआ है लेकिन इसको y पर ले सकते हैं अपन, तो ये ऐसे ऐसे जो है चलती जाएगी, ये पैराबोलिक होगी, ऐसे चलेगी अजीब ढंग से।
तो इसकी पोजीशन जो है टाइम के अलोंग जो है वाई एक्सिस पर ऐसे डिपेंड करती है, यानी टी इज इक्वल टू 1 पर 1 नहीं होगी, ये होगी a प्लस बी होगी। टी इज इक्वल टू 2 कब, टी की जगह 2 रखो और टी स्क्वायर में भी 2 का स्क्वायर रखो 4, ऐसे आएंगे। और दूसरी वाली कार जो है उसका एक्स क्यू कार जो है उसकी पोजीशन ऐसे डिपेंड करती है एफ टी माइनस टी स्क्वायर। एफ कोई कांस्टेंट है, एफ टी माइनस टी स्क्वायर। तो ये पूछ ये रहा है एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी किस टाइम पर एक जैसी हो जाएगी। अब इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे यार, पोजीशन दिया हुआ है तो पोजीशन के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट, टाइम के रेस्पेक्ट में जब पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, यही डेल्टा एस इसमें आएगा अपॉन डेल्टा टी, वही डिफरेंशियल होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो इसकी वेलोसिटी निकलेगी, वेलोसिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स पी करेंगे। तो यहाँ क्या मिल रहा है, ये बचेगा, टी तो डिफरेंशिएट होकर टी की पावर 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टी 1 हो जाएगा, प्लस 2 bt ये हो गया। और इसको कर लें एक्स क्यू सॉरी वी क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ मिलेगा और माइनस 2 टी। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, जब इन दोनों को बराबर रखो, दोनों को बराबर रख लेते हैं, ए प्लस 2 बी टी इज इक्वल टू एफ माइनस 2 टी। इसको इधर लाते हैं और ये को उधर ले जाते हैं, तो 2t कॉमन ले लेंगे तो b प्लस 1 अंदर इधर ले आएंगे तो इज इक्वल टू एफ माइनस ए। इसको नीचे उतार दो, हो गई वेलोसिटी, यही इसका सोल्यूशन है। बहुत शॉर्ट स्वीट सा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन जब कंसेप्ट समझ लिए तो एकदम कॉन्फिडेंटली इसको करेंगे अपन। रट के थोड़ी देर लगेगा कि रट के भी हो सकता है, जब आगे बढ़ोगे ना तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, बहुत सारी आएंगी। अब जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन देखते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स का, तो इससे अपने को पता चलेगा कि साइन ए प्लस बी और साइन सी माइनस साइन डी क्यों पढ़ाया था। ट्रिग्नोमेट्री की 3rd वीडियो में है, इसी चैनल पे है, उसको देखिएगा। ये कह रहा है फाइंड आउट डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो क्या होगा, बेसिक जो है प्रिंसिपल अप्लाई करें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ क्या करेंगे, साइन में x प्लस h एक बार कर देंगे और उसमें से साइन x घटा देंगे, यही है डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, अभी बनता है ये। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ वो दिखने लगा, इसको C एंगल माने और x को D एंगल माने, तो ये जो है इसका सोल्यूशन इजी हो जाएगा। लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर इसको C माने तो साइन C माइनस साइन D क्या होता था, 2 cos C प्लस D बाई 2, तो x प्लस h 2x, 2x प्लस h बाई 2 ऐसे हो जाएगा, इंटू साइन C माइनस D x प्लस h माइनस x बाई 2 अपान ये h तो ऐसे ही है। आगे बढ़ो, देखो ये कैसे cos x आता है, 2 रख लेते हैं और ये तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 अपान h। अब अलजेब्रा में हमने पढ़ाया था, यहाँ जो एंगल मिल रहा है साइन x अपान x जैसी कोई चीज चाहिए जब x 0 हो रहा है, और h 0 हो रहा है तो h बाई 2 भी 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ साइन h बाई 2 है और नीचे साइन h है, तो कभी भी आप इसको 1 नहीं कर सकते लिमिट को, ये ध्यान रखिएगा। दोनों एंगल का बराबर होना जरूरी है, क्योंकि जब अपन डिराइव किए थे साइन एक्स बाई एक्स की लिमिट 1 कब होती है, जब x 0 हो रहा हो, क्योंकि x दोनों में एंगल बराबर था, ऊपर भी साइन x में x था और नीचे भी x था। तो इसको हटा के अलजेब्रा में एक और चीज बताया था, ये जाएगा तो 2h नहीं होगा, h बाई 2 होगा, यहाँ से हट गया, x बाई 2 हो गया। अब ये एक जैसा दिखने लगा, अगर इसको एंगल थीटा लिखे अपन, ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया, और जब h टेंडिंग टू 0 होगा तो थीटा भी 0 होगा, ये तो हो गया 1, और यहाँ h बाई 2 h टेंडिंग टू 0 तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो देखो इज इक्वल टू cos x आराम से आ गया, हमने बोझ गांठ के कर दिया, आपको समझा दिया, लेकिन आप लोग साफ साफ करके इसको करिएगा। साइन x को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x आता है, और वो वेलोसिटी वगैरह के केस में भी ये आ जाता है। अब cos x का देख लेते हैं, इसी तरह अब पता चल जाएगा कि अलजेब्रा क्यों पता है।
ट्रिग्नोमेट्री में साइन सी प्लस डी क्यों होता है, जिसको एच वर्मा साहब बार बार कह रहे हैं कि साइन ए प्लस बी सीखो भाई, तब फिजिक्स पढ़ो, वो ये आएगा ही इसमें, क्वेश्चंस में भी है। जेई और नीट के सवालों में तो भयंकर इसको अप्लाई करता है। डी बाई डी एक्स कास इक्वल टू क्या मिलेगा, डायरेक्ट लिख देता हूं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 cos x प्लस एच रहेगा, थोड़ा सा बढ़ाया ये वाली चीज को, फंक्शन को, और फिर ओरिजिनल फंक्शन। ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है। अपन एच से बढ़ाया था तो एच से डिवाइड कर दिया, तभी ये इसका रेट ऑफ चेंज निकलेगा। रेट ऑफ चेंज है डिफरेंशिएशन। अब इसको देखो भाई, इसको सी रख लें और इसको डी रख लें, तो cos c माइनस डी क्या मिला था, -2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। और वैसा करें तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, बाकी किताब में दिया आप लोग कर लीजिएगा, -2 sin x प्लस एच बाई 2 ऐसे आएगा, इंटू साइन सी माइनस डी करेंगे तो एच बाई 2 अपान ये एच आएगा। और इसको यहाँ से खत्म करो, एच बाई 2 साफ साफ ले जाओ, अपने कंसेप्ट का इस्तेमाल करो जो पढ़ाया है अच्छे से, इसीलिए पढ़ाया है। और उस केस में ये लिमिट तो रहेगा ही, लिमिट हमेशा लगी रहेगी, एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये तो 1 बन जाएगा खत्म, और 2 यहाँ से ये गायब हो गया, और एक्सटेंडिंग टू 0 करेंगे तो ये खाली x बचेगा, और h बाई 2 0, और माइनस साइन x आ गया। ये है कंसेप्ट, कंसेप्ट के थ्रू यहाँ पहुंचना। अब आपको नहीं भूलेगा ये, चाहे बायो के लड़के हों, 9th के हों, 9th वालों तक को मैंने जो है जहन में रख के पढ़ा रहा हूँ कि भाई जो है ये आना चाहिए। cos x हो गया। अब e टू दी पावर x का देख लें, ये दुनिया का ऐसा पहला फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों सेम होता है। इंटीग्रल तक पहुंचेंगे तो बताएंगे e टू दी पावर x क्या आया था, ये भी बड़ा मजेदार है। e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो अकेला है जो e टू दी पावर x ही आ जाएगा। साइन का किया तो क्या आया, cos आया, cos का किया तो माइनस साइन x आ गया, x स्क्वायर को किया तो 2x आ गया। लेकिन देखो e टू दी पावर x के केस में अजीब चीज होगी कि यही आएगा डिफरेंशिएट होके। बहुत ही नमूना फंक्शन है, और इससे साइंस की और टेक्नोलॉजी की बहुत सारी समस्याएं सुलझती हैं बाबू, इसको बड़ा ध्यान से देखना। तो e टू दी पावर x इक्वल टू होता है 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2, यहीं से चालू हो जाता है। यहाँ फैक्टोरियल 1 रखें ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस एक्स क्यूब अपन फैक्टोरियल 3। अब आगे नहीं लिखता हूँ, चलना ये होता है। तो इसको करें डी बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ भी h पढ़ाएंगे, e टू दी पावर x प्लस h माइनस e टू दी पावर x अपान ये h नहीं, यही होगा ना। बेसिक डेफिनेशन तो यही होती है डिफरेंशिएशन। अब e टू दी पावर x को बाहर ले सकते हैं यहाँ जैसे, तो h बचेगा। ये थोड़ा कंसेप्ट होना चाहिए, पावर और इंडिसेस भी इसीलिए पढ़ाए थे। जैसे देखो 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 2, यहाँ से समझ में आएगा, ये 3 हो गया ना, जो कुछ भी है 2 की पावर अगर 2 कॉमन लें तो यहाँ 2 की पावर 1 और अपान ये सेम की चीज ऐसे आ जाएगी। उसी तरह यहाँ जो है अपन क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर x बाहर लिया तो यहाँ बचा e की पावर x, सॉरी उसमें से माइनस नहीं, यहाँ टू इक्वल टू माइनस 1 अपान h। ठीक है, इसको बड़ा ध्यान से एक्सपेंड करेंगे अंदर वाले को, लिमिट को ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से लिखता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 और e टू दी पावर ये x है, और यहाँ देखो क्या घटना घट रही है, e टू दी पावर h को एक्सपेंड करें तो क्या होगा 1 प्लस h स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यूब अपान फैक्टोरियल 3। ये अप टू इंफिनिटी जाएगी, और ये कि ये -1 तो अभी आएगा ना, ये अलग से रहेगा अपान h। तो देखो ये खत्म करता है इसको। अब इससे डिवाइड कर दें तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ h का कुछ तो आएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी बाकी सभी टर्म में ये 1 गायब हो गया, काम खत्म, और h ये कट कुटा के 1 हो गया, और बाकी ये सब 0 हो गए, h भी खत्म हो गया डिवाइड करके। तो यहाँ 1 बचा, e टू दी पावर x से अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये e टू दी पावर x। ये है इसका कंसेप्ट की
एक्सपोनेंशियल फंक्शन को e टू द पावर x को जब डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में, तो e टू द पावर x ही मिलता है। और में सब में अलग अलग आएगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल के केस में e में ये ऐसा होता है। एक और देख लेते हैं, log e पर x, ये भी बड़ा मजेदार है। अब इसके लिए जो है, जब तक आप लोग जो अलजेब्रा की वीडियोज हैं, और ये किताब में भी लिखा है, किताब से भी करिए, वीडियो से भी करिए। बेहतर तो ये है कि किताब का देख के ही अगर आप समझ जाए तो ज्यादा बेहतर है, वीडियो तक ना जाना पड़े। लेकिन अगर नहीं आता है तो वीडियो देख लीजिए। log x dy dx log e टू x, इसको कैसे करेंगे? इसको कर लेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या लिखेंगे? log e की पावर, e पर x प्लस पावर नहीं, e प्लस e पर x प्लस h माइनस सिंपली उसी तरह का लिख देंगे जो था पहले, e पर x और अपान h, और इसको ऐसे ब्रैकेट में रख देंगे। क्या हो रहा है? h बढ़ाया यहाँ और वैसे रख दिया। अब देखो, एक प्रॉपर्टी होती है log e पर a माइनस log e पर, इसलिए उसको बार बार करना है, a बाई b हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू log e पर a बाई b, माइनस का है तो a बाई b हो जाता है। log e पर a बाई b इक्वल टू log e पर a माइनस log e पर b होता है। तो उसी को हमने समराइज कर लिया अपने फायदे के लिए, जो हमको इसमें काम लगेगा। इसको मिटा देते हैं, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 log e पर x से डिवाइड होगा तो 1 प्लस h बाई x, ये हो गया। और अपान तो ये h रहेगा ही, ये तो कहीं नहीं जाएगा। इसको हटा के 1 बाई एच भी लिख सकते हैं, इससे इसमें डिवाइड किया है तो यहाँ 1 बाई एच लिखते हैं, इंटू करते तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई चीज नहीं है। ये नीचे था ऐसे बना के, 1 बाई एच से इसमें मल्टीप्लाइड है, मतलब एच से डिवाइड है, तो अभी भी एच से डिवाइड ही कर रहा है इस पूरी चीज को। अब देखो, x से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने काम को सिंपल बनाने के लिए। मैथमेटिक्स में ऐसा करना पड़ता है सिंपली। 1 बाई एक्स इंटू एक्स बाई एच, पहले से एच था, एक्स ऊपर मारा इसके, एच के यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी आएगा, तो 1 बाई एक्स को हमने बाहर रख लिया। और log e की पावर 1 प्लस एच बाई एक्स, और लिमिट कहाँ जा रही? h टेंडिंग टू 0। और ये चीज भी होती है कि इसको यहां से लिमिट, ये पावर में चला जाएगा, इसके जाता है, इसीलिए लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, पावर इंडिसेज, ये सबको अच्छे कंसेप्ट से पढ़ना जरूरी है। और इन चीजों को 9-10 से पढ़ लिया जाए तो आगे एकदम लोड हल्का हो जाएगा। जरूरी है, ये दुर्भाग्य है देश का कि 9-10 में सिलेबस जो है 1 kg का रखा है और सीधे 6 kg 11-12 में आता है। तो ये सारी चीजें बाबू जो मैं बना रहा हूँ, इसमें से 2 kg इधर लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इतना आप सीख लोगे, जैसे 11-12 में जाओगे, जेई नीट वगैरह कोई भी चीज जिससे अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो ये सब इजी रहेगा। दूसरी चीज क्या खराबी है कि इन सबका एप्लीकेशन फिजिक्स के शुरुआती चैप्टर में ही हो जाता है। अगर आप बायो पे हो तब तो बात ही छोड़ दो, उनको तो कहीं नहीं बताएगा, उनको तो सिलेबस में ही नहीं, मैथ छोड़ देते हैं। लेकिन जो मैथ वाले भी हैं, पता चला कि 12th का जो मैथमेटिक्स है वो अपना फिजिक्स में 11th के शुरुआती चैप्टर्स में जो अप्लाई होता है। ये कैसे बात बनेगी? तो उसके सिंक्रोनाइज फॉर्म को हम पहले यहाँ बता रहे हैं और सिखा रहे हैं कि उसमें दिक्कत ना हो, और जब 12th में पढ़ने जाओगे तब भी ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब ये लो, इसको उधर के पावर में चढ़ा लो, log a की पावर 1 प्लस h बाई एक्स होल की पावर x अपॉन h, इस पर गया। अब देखो, ये कुछ खेल हो रहा है, h टेंडिंग टू 0 तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये तो ऐसे लिख लेते हैं x अपॉन h इज इक्वल टू, अगर हम n पुट करें तो जब h टेंडिंग टू 0 होगा तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा, हो गया। और h अपॉन x, h टेंडिंग टू 0 पे ये 0 हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? 1 प्लस, इसको भी 1 बाई n लिखना पड़ेगा, होल की पावर n। जब ये लिमिट क्या होगी, लिमिट अब चेंज हो जाएगी ना, h टेंडिंग टू 0 है तो n हम यहाँ माना h टेंडिंग टू 0 तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी और ये चीज जो है ये तो टोटल एक्सपोनेंशियल ही है, तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x
log e पर e, एक्सपोनेंशियल सीरीज का ये भी तो था चीज। अब ये 1 हो जाएगा और ये आराम से log x का डिफरेंशिएशन 1/x आ गया। ये मैं प्रूफ करना चाहता था। ऐसे ही सीखना है, एक दो बार सीखिए फिर इसको याद रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन डायरेक्ट याद करोगे तो दिमाग को बार बार फ्लिकर करेगा, परेशान करेगा, वो चीज ठीक नहीं है, सेहत के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और टाइम कहाँ लगा इसमें, 1 घंटे में अपन ने ढेर सारी चीजें डिराइव कर ली। आप 3-4 घंटा इसको जो है 9th में हो तो 8-10 घंटा इसको धीरे धीरे सोच के करिए। और इसमें कनेक्टिंग जो भी ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स है और अलजेब्रा के, उसको तो फिर से रिपीट मानिए ही, तभी इसमें मजा आएगा और तभी ये जो है क्लियर होगा।